हेलो एवरीवन, हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ये जो चैप्टर है बच्चों, ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स आते हैं उसमें कहीं ना कहीं इसमें से कुछ रिलेटेड रहता है। ठीक है, जब तक आप मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर नहीं पढ़ोगे अच्छे से तो वो जो सारे चैप्टर है इसके अलावा वो आप लोगों से कहीं ना कहीं नहीं बनेंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पर इसका यूज होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उससे आप क्या करते हो, केमिकल को काउंट करते हो। ठीक है, केमिकल काउंट हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को केमिकल रिएक्शंस करवानी है, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तो वहां पर उनका यूज होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग यहाँ पर निकालना सीखते हैं। आप लोगों के 9th क्लास में बिल्कुल बेसिक सा दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। ठीक है, लेकिन मैं कुछ जो अच्छे टॉपिक्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को आने चाहिए वो सारे यहाँ पर डिस्कस करूंगी। तो आप लोग सारे वीडियोस अच्छे से देखिए। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे उनको अच्छे से देखिए ताकि आप लोगों का मोल कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, क्योंकि बच्चों अगर ये टॉपिक आप लोगों का थोड़ा कम तैयार है तो आप लोगों को ये बाद में कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में दिक्कत करेगा। ठीक है, हम लोगों को ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर आना ही चाहिए। जैसे कि हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, है ना? अगर आप लोगों को इंग्लिश में अल्फाबेट्स का नॉलेज ही नहीं है तो आप इंग्लिश कैसे पढ़ोगे? ठीक है, वैसे ये जो चैप्टर है ये आप लोगों का मतलब एक बेसिक चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बच्चों में ये रहता है कि ये चैप्टर तो बहुत ज्यादा टफ होता है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत टफ आते हैं, हमसे नहीं बनते, है ना? तो वो बनेंगे जब आप सारे कंसेप्ट क्लियर कर लोगे कि ये चीज कैसे हो रही है, वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो उसके लिए आप सारी वीडियोस ध्यान से देखिए। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एटम। अब बच्चों एटम क्या होता है? कुछ बच्चे तो ऐसे सोचेंगे कि ये जो एटम है मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, हम लोगों को तो आता है ना? लेकिन ज्यादा इसमें आप ऐसे सोचोगे कि ये तो हमें आता है, ये हमें आता है, तो बाद में ये क्वेश्चंस में दिक्कत करता है ना? मतलब एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, इनके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो एटम क्या होते हैं बच्चों? वो जो मैटर होता है, हम लोगों ने पढ़ा मैटर वन में कि मैटर क्या होता है। सबसे पहले तो जिसके पास मास है, एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वो सारी चीजें मैटर में आती है। ठीक है, अब वो जो मैटर है वो किससे बना हुआ है? वो एटम से बना हुआ रहता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है क्या? एटम। एटम मिलकर क्या बनाते हैं? पूरा का पूरा मैटर बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो बच्चों एटम होता है इसको इसके लिए बोला जाता है कि ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, ये आप लोग पढ़ोगे ही बाद में। हम लोगों को तो बस यहाँ पर एटम डिस्कस करना है। ठीक है, तो एटम के बारे में लिख लेते हैं हम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर take part in a chemical reaction ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ही पॉइंट्स हैं, है ना? वो हर जगह ट्रू है। मतलब जैसे कि ये पॉइंट है कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं तो ये हमेशा सही है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, और इसके अलावा तो ये तो हो गई बच्चों एटम के बारे में बात, है ना? अब एटम हम कैसे लिखते हैं? जैसे कि हाइड्रोजन का एटम है तो वो ऐसे होगा। ठीक है, मतलब एक जो सिंगल यूनिट है जिससे कि किसी हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? एक एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम हो गया जैसे कि। ठीक है, हीलियम है, ये सब एटम्स हैं। नियोन का एटम्स होगा, Ne से उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की जिसको फर्दर
डिवाइड नहीं किया जा सकता। हालांकि जो एटम होता है वो बना होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, मतलब उसकी वो फंडामेंटल पार्टिकल से। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि एटम से भी छोटी कोई यूनिट है, उसके अंदर होते हैं उसके ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये तो हो गई बच्चों एटम के बारे में बात। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं मॉलिक्यूल्स। इसमें हम देखते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ एटम्स। बॉन्डेड विद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसमें कि वो जो एटम्स है वो किससे बंधे हुए रहते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर होता है जिसको क्या बोला जाता है, केमिकल बॉन्डिंग, है ना। वो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, जैसे कि आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो वो तो बॉन्डिंग का टाइप है ना। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स है बच्चों, इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और दूसरा होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब देखो, मॉलिक्यूल मतलब ग्रुप ऑफ एटम तो वहां पर रहेगा ही रहेगा क्योंकि मॉलिक्यूल तो है। ठीक है, अगर वो एलिमेंट का मॉलिक्यूल है इसका मतलब वहां पर सारे जो एटम्स है वो क्या रहेंगे, सेम टाइप के रहेंगे। ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम्स, उसको क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल H2O2 Cl2 है, Br2 I2, ठीक है, O3, ये सब क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। यहाँ पर देखिए आप सारे के सारे एग्जांपल्स में ये जो एटम है ना वो सेम टाइप का है, हाइड्रोजन है, ग्रुप ऑफ एटम है, 2 एटम से ये बना है। ठीक है, और जो दोनों एटम है वो किसके हैं, हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन में सारे एटम, जो 2 एटम है वो किसके हैं, ऑक्सीजन के। ओजोन में भी 3 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें कि सेम टाइप का एटम होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स जहां पर रहते हैं उसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोला जाता है। एग्जांपल देखिए H2O, H2SO4, HCl, NaCl, CaCO3, ये सब। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है बच्चों, ग्रुप ऑफ एटम्स है, दिख रहा है सबको। जैसे कि यहाँ पर कितने एटम्स है, 3 एटम्स है। उसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे, वो एक छोटी सी टर्म होती है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है बच्चों, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो उस मॉलिक्यूल की क्या होती है, एटोमिसिटी। ठीक है, जैसे कि इसकी 3 है, इसकी कितनी है 7, इसकी 2। ठीक है, वो तो नंबर ऑफ एटम होता है। यहाँ पर आप देखिए डिफरेंट टाइप के जब एटम्स लगे होते हैं कोई मॉलिक्यूल बनने में उसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड। ठीक है, तो ये H2O है, H2SO4, इसमें हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन, क्लोरीन है, सोडियम, क्लोरीन है, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन है। ठीक है, डिफरेंट टाइप का आइटम रहेगा तो उसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड। क्लियर, ये हमारी बिल्कुल बेसिक टर्म्स है, आप लोगों को ये आनी चाहिए। ठीक है, बाकी तो ये मैटर 2 में हम लोगों ने पढ़ा ही है अच्छे से। हम लोगों ने वहां पर क्लासिफाई करा था, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, मिक्सचर होता है, प्योर सब्सटेंस को हमने क्लासिफाई करा था एलिमेंट्स में और कंपाउंड में। एलिमेंट्स का एग्जिस्टेंस कैसे होता है, एटम में और मॉलिक्यूल में। ठीक है, वो सब हमने वहां पर भी देखा था, लेकिन ये थोड़ा यहाँ पर बताना जरूरी है।
जैसे कि कोई वो वाला वीडियो नहीं देखेगा तो ये समझ में आए पूरा चैप्टर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं ये जो वर्ड है ना बच्चों, मोल, ये सबको इतना भारी लगता है कि ये है क्या, है ना। तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं। व्हाट इज मोल, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मुझे मतलब मुझे 12 पेंसिल लेकर आनी है मार्केट से, ठीक है। 12 पेंसिल को मैं 12 पेंसिल मार्केट में ना बोलकर ये बोलूं कि भैया मुझे 1 डजन पेंसिल दे दो, ठीक है। तो वहां पर मैंने क्या करा, जो 12 नंबर है जो कि बड़ा नंबर है उसको मैंने क्या करा, कॉम्पैक्ट करके बोला 1, ठीक है। अगर मुझे 24 पेंसिल चाहिए, ठीक है, 24 पेंसिल चाहिए तो मैं क्या बोलूंगी, 2 डजन पेंसिल देना भैया, ठीक है। और मान लो अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे 1.5 दर्जन चाहिए, उसमें कितनी पेंसिल्स आएगी, क्या करोगे आप, भाई 1 दर्जन में 12 है ना, और 1.5 दर्जन मतलब उसका दर्जन का आधा, ठीक है। तो 12 + 6 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, एक बड़े नंबर को कॉम्पैक्ट वहां पर कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगे कि भैया हमें इतनी पेंसिल देना, जैसे 36 है 48 है, तो उसके लिए आपने एक कॉम्पैक्ट टर्म यूज की हुई है डजन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 डजन मतलब कितना होता है, 12, ठीक है। 12 ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पेंसिल है, बनानास हो गया, ठीक है, पेन है, मतलब जिसको भी आप काउंट कर सकते हो, है ना, काउंटेबल। तो उसको आपने क्या बोला, मतलब वो 1 डजन में आप उसको काउंट कर रहे हो, 1 डजन है, 2 डजन है, पेंसिल में, बनाना है, पेन में, बुक्स हो गया, ठीक है। तो 1 डजन का मतलब ये है। 2 डजन अगर मैंने बोला तो उसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, 24, क्लियर। 3 डजन मतलब कितना, 36, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, 12 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, नंबर से, कि 1 डजन में 12 होता है तो 2 डजन में कितना हो जाएगा, 24, 3 में 36, 4 में 48, है ना। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो जो नंबर है उसको आपने कॉम्पैक्ट कर दिया डजन्स में, क्लियर। तो आप देखिए हमने क्या करा बच्चों, ये जो मोल है ना, ये केमिकल को काउंट करने की ऐसा यूनिट है, ठीक है। केमिकल काउंटिंग एसआई यूनिट होती है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, मास और नंबर के बीच में क्या होता है, ये रिलेशनशिप। इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे, आप अब ये देखिए हम लोग बच्चे मोल से क्या कर रहे हैं, केमिकल को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ये पता होगा, पहले से पता होगा, 7th में पढ़ा होगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को ये तो पता है कि हम एटम को ऐसे नहीं देख सकते, हमने मतलब हमें एटम दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, सोडियम का, ऐसा थोड़े ना होता है, ठीक है। आपको उसका बहुत सारा मास दिखाई देता है, ठीक है, मतलब आपको ग्राम्स में उसका मास दिखाई देता है, ऐसे थोड़े ना कि आपको एक सिंगल एटम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों जो एटम होते हैं उनकी साइज क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। एटम की रेडियस आप कितना मानते हो, नैनोमीटर्स में बताते हैं हम। नैनोमीटर्स मतलब 1 मीटर का आपने कितना पार्ट कर दिया, 10⁹9, इतनी कम रेडियस होती है एक एटम की, ठीक है। इसका मतलब आप अगर कुछ ग्राम सैंपल भी लोगे ना, कुछ ग्राम सैंपल लोगे किसी भी केमिकल का, तो वहां पर उसके जो नंबर ऑफ एटम्स है बच्चों, वो बहुत ज्यादा होने वाले हैं, बहुत ज्यादा होने वाले हैं, ठीक है। आपने 2 डजन में तो काउंट कर लिया 24 है, 3 डजन में भी आपने बोल दिया 36 है, ठीक है। तो वहां पर जो कुछ ग्राम सैंपल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स बहुत सारे होने वाले हैं, ठीक है।
तो उनको काउंट करने के लिए हमें कॉम्पैक्ट नंबर की जरूरत पड़ी, ठीक है, और वही क्या होता है, मोल। क्लियर? तो देखो 1 मोल में हम कितनी स्पीशीज लेते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। क्लियर? यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स है ना, यहाँ पर हम पार्टिकल्स नहीं बोलते, ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी है, जैसे कि पेंसिल है, बनाना है, मतलब जो कि हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। केमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या लिखा, पार्टिकल्स। 1 मोल में हमें कितने पार्टिकल्स काउंट करने हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। क्लियर? तो देखो केमिस्ट्री में बच्चों ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स क्या होते हैं केमिस्ट्री में, एटम, एटम पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो कुछ भी दिया जा सकता है ना। मोल तो क्या है, उसको काउंट करने का एक टर्म है, एक जरिया है। आप क्या कर रहे हो, स्पीशीज को काउंट कर रहे हो उससे, सिंपल। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, पेंसिल को भी डजन से ही बता रहे हो, है ना, और बनानास को बता रहे हो, जितने भी काउंटेबल चीजें हैं उसको आप 1 डजन से बता रहे हो, 2 डजन है, 3 डजन है। तो वैसे ही आप इन सबके लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने बोला 1 मोल एटम, क्लियर, 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन, ठीक है, 1 मोल आयन है। तो आप क्या कर रहे हो, उसका वहां पर नंबर बता रहे हो, ठीक है। तो हम मोल से क्या बताते हैं, यहाँ पर नंबर बताते हैं, ठीक है। और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हम लोग मानते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। क्लियर? अब ये जो नंबर है ना बच्चों, अब इस नंबर, ये देखो ये जो नंबर है, आप लोग मतलब सोच भी नहीं सकते ये कितने सारे पार्टिकल्स हैं। यहाँ तो हम फिर भी क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे कितना नंबर आएगा, ज्यादा से ज्यादा 36, 48, कितना नंबर आएगा। यहाँ पर देखिए आप 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है। इसको भी बोलने में आप लोगों को बहुत ऐसे फनी टाइप से लगेगा, कब तक बोलोगे भाई, इसमें 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, इतना बोलोगे क्या, थक जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर एक टर्म है, मतलब ये जो नंबर है बच्चों, उसको क्या बोला जाता है, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। ये जो नंबर है दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर, और इसको भी हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन, और नीचे सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा जाता है, ए, दैट इज फॉर एवोगैड्रोस, एन ए, ठीक है। आगे जब भी मैं इस चैप्टर में कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करूंगी या फिर जो भी मुझे डिस्कस करना है, वहां पर मैं इस नंबर को क्या लिखूंगी, एन ए। आप लोग ध्यान रखना, ये जो नंबर है वो एवोगैड्रोस नंबर है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर? तो देखो ये हो गया हमारा पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब हमको इसी में लेने होते हैं, ठीक है। हम मोल से क्या कर रहे हैं बच्चों, केमिकल को काउंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक मास। अब ये जो बच्चों एटम है, एटम, एटम जो है वो किसकी यूनिट है, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट किसकी है, मैटर की। और हम लोगों को मैटर की डेफिनेशन पता है, मैटर क्या होता है, जिसके पास मास होता है, ठीक है। अब उसके पास मास कहाँ से आया, वो बना हुआ किससे है, एटम से, एटम से बना हुआ है ना, तो एटम का भी मास होगा, दैट इज एटॉमिक मास। तो बच्चों यहाँ पर जो एटॉमिक मास होता है उसको हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज रिलेटिव एटॉमिक मास, और इसको हम लिखते हैं RAM, ठीक है। सेकंड आता है
एब्सोल्यूट एटॉमिक मास AAM. Third one is gram atomic mass, that is GAM. ठीक है, ये तीन तरीके के हमको यहाँ पर एटॉमिक मास डिस्कस करने हैं। अब देखो बच्चों, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास समझाने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगी अभी। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव यहाँ पर वर्ड क्यों लगा है उसको देखिए जरा। देखो, हम कहीं ना कहीं से कुछ रेफरेंस लेते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है हर किसी का, ठीक है। जैसे कि हम लोग मास को किस में बताते हैं? केजी में बताते हैं। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब हमने केजी को एक स्टैंडर्ड बना दिया, केजी को एक स्टैंडर्ड बना दिया और उससे क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, सारी चीजों को हम उससे कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग ऐसे समझिए, आप लोग इसको तो जानते ही होंगे, थोड़ा सा सही नहीं बनाइए, है ना। तराजू तो देखा होगा आपने, है ना, तराजू देखा होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ 1 केजी वेट रख दिया, है ना। मैंने क्या करा, 1 केजी वेट रख दिया, ठीक है। अब मैं इसके कंपेयर में किसी सब्सटेंस को मेजर करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मेरे पास ये जो सब्सटेंस है बच्चों, है ना, वो क्या है, 1 केजी है, तो ये क्या रहता है, इक्वल है यहाँ पर, है ना। और जैसे कि मान लो ये जो सब्सटेंस है बच्चों, वो मैंने क्या कर दिया, इस तरह से 4 पीस रख दिए इसके। ये जो रखा था मैंने इसके पैरेलल, वो 1 केजी का है ना। और इसके पैरेलल ही मतलब मैंने यहाँ पर तीनों रख दिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। और यहाँ पर भी मुझे कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब कंपेयर ही तो कर रहे हैं, ठीक है। वो सब्सटेंस कितना है उसका 4 टाइम्स है। आप जो मेजर कर रहे हो सब्सटेंस को, वो कितना है, 1 केजी का 4 टाइम्स है, ठीक है। तो ये जो है इसका वजन कितना होगा, 4 केजी। क्लियर? तो आपने क्या किया, यहाँ पर रिलेट करा ना उससे, एक रिलेटिव टर्म है ना। जैसे कि किसी पर्सन का जो वेट है वो कितना है, 50 केजी, है ना। एक पर्सन है, उसका वेट कितना है, 50 केजी। इसका मतलब ये जो पर्सन है वो 1 केजी का कितना टाइम्स है, 50 टाइम्स। ये जो पर्सन है वो 1 केजी के कितने टाइम्स हेवी है, 50 केजी। क्लियर? 50 किलो उसका, 50 किलो मतलब 50 गुना है 1 केजी का, ठीक है। जैसे कि हम लेंथ की बात करें, लेंथ में भी क्या करते हो भाई, आपने 1 मीटर को पहले डिस्क्राइब किया हुआ है। 1 जो मीटर है वो क्या है, एक स्टैंडर्ड है। आप उससे कंपेयर करते हो दूसरी लेंथ को, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कोई हमारे पास कपड़ा है ना, अगर उसकी लेंथ उस 1 मीटर के इक्वल आ रही है तो हमने बोल दिया कि 1 मीटर है। अगर वो 1.25 मीटर है ना, तो हमने उसको 1.25 मीटर बोला। मतलब आप क्या बोल रहे हो कि उसका वो 1.25 गुना है, ठीक है। और जैसे कि 1.5 मीटर होता है 2 मीटर से, मतलब वो जो कपड़े की लेंथ है वो 1 मीटर की 2 टाइम्स है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, रिलेटिव स्टडी कर रहे हो, है ना। आपने कुछ स्टैंडर्ड लिया हुआ है, तो वही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो बच्चों, केमिस्ट्री में हम लोगों ने एटॉमिक मास को रिलेट करने के लिए किस एटम का यूज किया हुआ है, कार्बन 12, ठीक है। C12 है। हम यहाँ पे 12 क्यों लिखते हैं, क्योंकि बच्चों आप लोगों ने एक आइसोटोप टर्म पढ़ी होगी। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जहां पर एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो कार्बन के ना
तीन आइसोटोप होते हैं, एक 12 एटॉमिक मास वाला, एक 13, एक 14, है ना। हमने यहाँ पर रेफरेंस के लिए किसको लिया है, कार्बन 12 को, ठीक है। अब बच्चों इसके हमने क्या करे, इक्वल 12 पार्ट कर दिए, ठीक है। आपको ये डायग्राम में हो सकता है इक्वल ना लगे, लेकिन वो इक्वल पार्ट है, ठीक है। ये हमने इसके 12 पार्ट कर दिए। आप पिज्जा के क्या करते हो, 6 पार्ट में आता है, 4 पार्ट में आता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका जो बच्चों ये 1 पार्ट है ना, इसको क्या बोला गया, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, मतलब इसका मतलब क्या है, 1 AMU को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, ठीक है। अब 1 एटम जो होता है कार्बन 12 का, उसका मास होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू आती है कितनी, 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। आपने क्या करा, कार्बन 12 का एक एटम लिया, उसके इक्वल 12 पार्ट करे, ठीक है। और वो जो सिंगल पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और उसको क्या लिखा हमने, ये 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसका मास कैसे निकलेगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 इंटू 1/12, ऐसे ही करोगे। और 1 एटम जो होता है कार्बन का, उसका मास होता है कितना, इसको 12 से हमने डिवाइड करा, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू निकल कर आई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अब बच्चों ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ना, इसमें हमने स्टैंडर्ड किसको लिया हुआ है, यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या है हमारा, जैसे कि हम मास में स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं, किलोग्राम को, उसी से आप सारी चीजें कंपेयर करते हो। तो यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड है दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, और इसको यू भी बोला जाता है। यू का मतलब क्या है, यूनिफाइड मास, है ना। मतलब आपको कहीं पर यू भी लिखा हुआ मिलेगा या फिर एटॉमिक मास यूनिट भी लिखा मिलेगा, दोनों एक ही चीजें हैं, आजकल इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और ये दोनों सेम होता है, यूनिफाइड मास है ये, ठीक है। अब यहाँ पर रेफरेंस हमने किसका लिया, एटॉमिक मास यूनिट का, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है, 23 AMU। मैग्नीशियम का कितना होता है बच्चों, 24 AMU। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, ठीक है। तो मेरा मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि मैं आप लोगों को एटॉमिक मास बताऊं, है ना, मैं बस ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि ये जो है ना हाइड्रोजन, हमने क्या बोला, जैसे किसी पर्सन का मास 50 केजी है, इसका मतलब वो 1 केजी का कितना टाइम्स है, 50 टाइम्स है। इसका मतलब हाइड्रोजन का मास 1 AMU है, इसका मतलब इसका जो पूरा एटम का जो मास है ना, वो एटॉमिक मास यूनिट के ही इक्वल है, ठीक है। सोडियम का एक एटम का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट का 23 टाइम्स है, उसका 23 गुना है। मैग्नीशियम का 24 गुना है, और ऑक्सीजन का 16 टाइम्स है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बातें थी, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कुछ नहीं, एब्सोल्यूट मास है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एटॉमिक मास यूनिट आपने लगाया, ठीक है। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास में आप क्या करोगे, जैसे कि मुझे सोडियम का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास बताना है,
इसका रिलेटिव कितना होता है 23 एटॉमिक मास यूनिट, तो एब्सोल्यूट कितना हो जाएगा, भाई आप एब्सोल्यूट तो ग्राम में ही बताओगे, ठीक है, तो आप 23 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1 एटॉमिक मास यूनिट से, ठीक है, और उसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, आ गया कई ग्राम में, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास यही होता है, आप किसी का भी निकाल सकते हो, मैग्नीशियम में भी आप क्या करोगे 24 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है, ये एब्सोल्यूट एटॉमिक मास होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अब हम लोग आने हमारे टॉपिक पर, ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं GAM, ग्राम एटॉमिक मास। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, देखो मास ऑफ 1 मोल एटम्स। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों, मास ऑफ 1 मोल एटम्स, ठीक है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, हम लोगों को अभी जस्ट पता लगा था कि 1 मोल में कितने स्पीशीज होती है Na मास ऑफ Na एटम्स। मैं वो टर्म बार बार नहीं बोलूंगी, फिर भी इस बार बोल देती हूँ 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, उसका मतलब ही Na होता है, मतलब 1 मोल एटम का मास होता है ना बच्चों, उसी को क्या बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास, है ना, और मास ऑफ Na एटम्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप लोग, मैं एग्जाम्पल करवा रही हूँ, उसी में देखना, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है एक एटम का ऑक्सीजन का 60 AMU, ठीक है, ये तो एक एटम की बात हुई, मुझे कितने एटम्स के लिए निकालना है 1 मोल, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर मास ऑफ Na एटम्स, Na एटम्स का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, ये जो चैप्टर है इसमें मैथमेटिक्स ही यूज होती है। मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर हम लोग मतलब बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ेंगे मैथ्स के, सिंपल मतलब हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, यूनिटरी मेथड है, ये सब यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो Na एटम्स का मास कितना हो जाएगा, Na से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर साइड में लिख लीजिए 1 AMU इक्वल्स टू 1 बाय Na ग्राम, इसको आप कैलकुलेट करके देखिए, ये आपको यही मिलेगा, मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू कितना होता है 1 बाय Na ग्राम। जब आप 1 को Na से डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर ही आएगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, आप लोग क्या कर सकते हो, आपको ये पता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे 16 AMU और Na की वैल्यू आपने रखी, आप जब यहाँ पर AMU को रिप्लेस करो, 1 AMU इक्वल्स टू कितना होता है 1 बाय Na ग्राम, इनटू आपने Na रखा, Na से Na बढ़ गया, ठीक है, 16 ग्राम। अब देखो आप यहाँ पर एनालिसिस करो, आपका जो 1 मोल एटम का मास आया है ना बच्चों, वो कितना आया है 16 आया है, और सिंगल एटम का मास भी कितना है 16। डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंस कहाँ पर है यूनिट में, डिफरेंस कहाँ पर है यूनिट में। एक एटम का मास हम लोग किसमें बताते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, और 1 मोल एटम का मास हम लोग किसमें बताएंगे ग्राम में, बस डिफरेंस कहाँ पर आया है यूनिट में। अगर आपका मास वहां पर मतलब ग्राम में लिखा हुआ है ना बच्चों, ग्राम में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या होगा, हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो 1 मोल का मास है, वो तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन वो जो मास है बच्चों उसमें बहुत सारे एटम्स होने वाले हैं, ठीक है। सिंगल एटम का मास तो किसमें लिखा जाता है एटॉमिक मास यूनिट में,
अगर ग्राम में मास लिखा हुआ है ना तो वो एक एटम का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्राम वाला मास तो फिर भी आप लोग देख लोगे, ग्राम वाला मास तो फिर भी आप लोगों को दिख जाएगा, 10 ग्राम दिख जाएगा, 5 ग्राम में चलो देख लोगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो एएमयू वाला मास है वो आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो मतलब एएमयू वाला जो मास होता है दैट इज सिंगल यूनिट का मास है, और ग्राम वाला मास होता है 1 मोल एटम का, मतलब 6.023 into 10⁻23 एटम का मास, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ये हम लोगों ने एटम के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी है ना मास वाली, तो भाई एटम भी होता है, मॉलिक्यूल भी होता है, शुरुआती हमने वहां से की थी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए, है ना। मॉलिक्यूल्स के लिए भी हम लोग 3 टाइप का मास देखते हैं। सबसे पहले रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इसको मैं कंप्लीट लिख देती हूँ, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। और इसके बाद क्या आता है, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास। और थर्ड नंबर पे आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया, GMM। हमारा सामना किससे होगा, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। तो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं, हम लोग किससे सामना करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, जिसको कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास, दैट इज मोलर मास। 1 मोल का मास दैट इज मोलर मास। अब वो एटम हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। अब लोग अब देखिए आप यहाँ पर, जैसे कि फर्स्ट नंबर पर आएगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे कि H2O है ना, H2O का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 18U। यहाँ पर भी हमने कहाँ से रिलेट किया हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट से, ठीक है। उससे ये कितने टाइम्स हेवी है वो उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पर बस मॉलिक्यूल्स की बात की जाएगी, है ना, डिफरेंस यहीं पर है। जैसे कि 98U हो गया, है ना, और HCl है 36.5U, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए, अगर यूनिट में U लिखा हुआ है या फिर एटॉमिक मास यूनिट लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां पर एक सिंगल यूनिट की बात की जा रही है, या तो वो एटम है या फिर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके बाद देखिए एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एब्सोल्यूट में क्या करोगे आप, आपको क्या चाहिए, बिल्कुल करेक्ट मास चाहिए। यहाँ पर तो आपने क्या किया हुआ है, एक रेफरेंस लिया हुआ है एटॉमिक मास यूनिट, उससे बोल दिया आपने तो भाई इतने टाइम्स हेवी है, ठीक है। भाई एटॉमिक मास की डेफिनेशन ही क्या होती है, यही तो होती है कि किसी भी एलिमेंट का एटम कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से कितने टाइम्स हेवी है, वो उसका एटॉमिक मास है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स में भी हम लोग वही बात करते हैं। एब्सोल्यूट में आप क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे। फॉर एग्जांपल H2O 18 into 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। ये आपका H2O का यहाँ पर एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास है। H2SO4 में क्या करोगे, 98 into 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अब जिन लोगों को मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालना आता होगा तो उनको तो यही टफ लगेगा, ठीक है ना। वो मैंने यहाँ पर नहीं बताया है, क्योंकि मैं ये मानकर पढ़ा रही हूँ कि ये आप लोगों को आता होगा। उसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एल्जेब्रिक सम करते हैं एटॉमिक मास का। जितने भी मतलब मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स लगे हुए हैं उनके एटॉमिक मास का हम लोग क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम करते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 1 एटम का 1 होता है,
2 का 2 हो गया। सल्फर के 1 एटम का मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 4। इन सबको मैंने सम कर दिया, उसके बाद क्या आया 98। ठीक है, इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाता है। अब इसके बाद आता है अगला हमारा थर्ड, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं GMM। ठीक है, डिफरेंस कहां पर आएगा, यूनिट में आएगा। जैसे कि ग्राम एटॉमिक मास था, वैसे ही ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है ना। डेफिनेशन क्या होगी, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स। 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को क्या बोला जाता है बच्चों, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, मास ऑफ Na मोलिक्यूल्स। क्लियर, Na का मतलब वही है एवोगैड्रोस नंबर। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल कर रही हूँ, जैसे कि मुझे मास पता है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होता है बच्चों 32, 16 इंटू 2 कितना होगा 32U। ऐसे लिखोगे 1 मॉलिक्यूल का मास। अब मुझे कैलकुलेट करना है मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, मतलब Na से मैं मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो 32U को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, Na से। वापस यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू कितना होता है 1 बाय Na। 32 ये 1 बाय Na ग्राम इंटू Na से Na मर गया 32 ग्राम। क्लियर, तो यहाँ पर भी आप लोग देखिए, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी बच्चों, सेम ही आएगी, है ना। आप सिंगल मॉलिक्यूल की बात करो या सिंगल एटम की बात करो, है ना, और या फिर 1 मोल एटम 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात करो, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आती है। डिफरेंस कहाँ पर आता है, यूनिट में। अगर U लिखा हुआ है तो वो सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, अगर वो मॉलिक्यूल का मास है और पीछे U लगा हुआ है, इसका मतलब वो सिंगल मॉलिक्यूल का मास लिखा हुआ है। अगर वो ग्राम में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है। ठीक है ना, वो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है। ठीक है, जैसे कि 32 ग्राम लिखा हुआ है ऑक्सीजन के लिए, तो वो कितने मोल्स का मास है 1 मोल मॉलिक्यूल का, मतलब कितने Na मॉलिक्यूल 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, उसमें कितना मास होगा 32 ग्राम। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का कितना होता है 32U। यहाँ पर भी वही चीज है भाई, एटम है, एटम से मॉलिक्यूल ही तो बना है, ऐसा थोड़े ना कि हमने कुछ बहुत बड़ा सब्सटेंस बना दिया है, वो भी छोटा ही होता है। ठीक है, अगर उसका मास ग्राम में लिखा हुआ है ना, तो वहां पर वो सिंगल एटम मतलब सिंगल मॉलिक्यूल का तो हो ही नहीं सकता, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं। ठीक है, अब वो बच्चों मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, है ना, वो सारी कैलकुलेशन आती है मोल्स में। आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हो, पार्टिकल्स कैलकुलेट करते हो, वो सब हमारा आगे अगला वीडियो रहेगा, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक टर्म्स है, जब तक आप लोगों की इन पर कमांड नहीं रहेगी तो आप लोग पजल्ड हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है ना। तो ये चारों जो हमने यहाँ पर चीजें पढ़ी है, ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, एब्सोल्यूट है, और ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सारी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, अभी मैं यहाँ पर थोड़ा समराइज कर दूं, जैसे कि सोडियम का मास लिखा हुआ है 23U। ठीक है, 23 तो हम लोगों को पता है, वो तो हम लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो सोडियम के एक एटम का मास लिखा हुआ है। अगर मास लिखा हुआ है 23 ग्राम, इसका मतलब वो कितने मॉलिक्यूल्स का मास है 1 मोल मॉलिक्यूल्स का 6.023 into 10⁻23। क्लियर, अगर मास लिखा हुआ है, मैग्नीशियम का मास लिखा हुआ है बच्चों 48, मैग्नीशियम का मास आपको कहीं पर मिल गया लिखा हुआ 48 AMU। ठीक है, तो आप लोग यहाँ ये देखकर मत डर जाना कि यहाँ पर 48 है तो मतलब ये तो ज्यादा मास होगा,
आप लोग पीछे देखो, पीछे तो क्या लगा हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट ही है ना, मतलब ये कुछ 2-4 एटम्स की बात हो रही होगी। अब वो कितने एटम होंगे वो तो आप लोग निकाल ही लोगे। भाई एक एटम का मास कितना होता है 24, ये 48 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 2 एटम का मास लिखा हुआ है। क्लियर? ठीक है। अगर इसी को ही लिख दिया उन्होंने 48 ग्राम, 48 ग्राम मैग्नीशियम है, इसका मतलब ये कितने मॉलिक्यूल्स का होगा। अब वही तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तो पता लग गया हमें इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं, तो चलो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, है ना। भाई वन मोल मॉलिक्यूल्स का मास 24 ग्राम होता है ना। वन मोल मॉलिक्यूल्स का मास 24 ग्राम होता है, और वन मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं Na, मतलब Na मॉलिक्यूल्स का मास कितना है 24 ग्राम। ठीक है, अब ये 48 ग्राम है तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 2Na। आया समझ में? नहीं भी आया हो तो आप लोग यहाँ पर छोड़ दीजिए, आप अगला वीडियो देखना, है ना। वहां पर हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, मास गिवन है तो मोल बताओ, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है तो मास बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये सब। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में ये सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू।